ए साहब इधर तक मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ अभी। कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा एक अलग इंटेंसिटी के साथ आज पढ़ाना आप लोगों को। पहले ये चेक कर लें कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है। हाँ, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, वो रडवा तो लगो भी नहीं किए। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। सबसे पहले कार्य के बारे में जानेंगे हम लोग। कार्य क्या है, वर्क क्या है। तो वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति बोलता है कि हम सामने वाले से बतिया रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो कोई काम नहीं करते वो लोग। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कार्य का मतलब ये होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसकी दिशा में वो विस्थापित हो जाए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य का मतलब क्या होगा? बल लगाकर वस्तु को किसकी दिशा में? बल की दिशा में विस्थापन करना, इसी को क्या कहेंगे हम? कार्य। यह दृष्टिकोण किसका है? वैज्ञानिका का है। फिजिकली भौतिक विज्ञान में इस बात को माना जाता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में अगर विस्थापन कर दिए तो उसी चीज़ को क्या कहेंगे? हम कार्य कहेंगे। इस हिसाब से कार्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कार्य बराबर हम लिख सकते हैं बल और गुणे में बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को W से दिखाते हैं, बल को F से, और बल की दिशा में विस्थापन या तो आप S से दिखा दो या फिर D से दिखा दो। किताब में क्या लिखा गया आपका? S लिखा गया है। तो फार्मूला क्या बन गया? वर्क जो इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल की दिशा में विस्थापन। जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान कुछ है और इस पर फोर्स लगाया गया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और जो इसके जगह में परिवर्तन है वो वस्तु अगर यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर मौजूद हो रही है और 3 मीटर वो विस्थापित हुई। कितना विस्थापित हुई? 3 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बल कितना दिया गया है यहाँ पे? 4 न्यूटन का, और जो विस्थापन है वो कितना है? 3 मीटर का। तो किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर F इंटू S होता है ना, 4 इंटू 3। तो वर्क कितना हो जाएगा? टोटल 12 हो जाएगा। अब 12 के आगे हम लिखें तो क्या लिखें? ये 12 के आगे हमें लिखना भी तो होगा ना। तो कार्य की जो यूनिट होती है, कार्य की जो यूनिट यानी कि जो इसका मात्रक है, वो मात्रक होता क्या है? जूल होता है। क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो यहाँ पे वर्ग कितना आया? 12 जूल। ठीक है, सिर्फ जे भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। तो वैसे तो नेचुरली अगर व्यक्ति सिर के ऊपर बोझा रख के खड़ा हुआ है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 1 को नहीं है, 0 है, एकदम शून्य काम किया उसने। किस व्यक्ति ने? सिर पे बोझा रखने वाले व्यक्ति ने। और अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को उठा करके ऊपर की तरफ रखा तो वह वस्तु वहाँ से उठ करके दूसरी जगह चली गई, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि काम हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भौतिक के क्षेत्र में कहा जाता है जब तक कि वस्तु विस्थापित नहीं होती तब तक से कोई कार्य नहीं होगा। यानी कार्य का मतलब क्या है? विस्थापन होना चाहिए, चाहे जैसे विस्थापन हो। तो क्या बोलेंगे आप कार्य के बारे में? बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करना ही क्या कहलाता है? कार्य। कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। फार्मूला क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट।
और अगर हम विभिन्न कंडीशन को देखें, जरूरी तो है नहीं कि बल की दिशा में ही विस्थापन होगा, कुछ विशेष स्थितियां हैं इनको लेकर के। अगर लगने वाले बल, अगर मान लेते हैं कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है और विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन विस्थापन हो रहा है किसी वस्तु में, ये विस्थापन है, ये फोर्स है, इनके बीच में अगर थीटा कोण बनता है, स्पेशल स्थितियाँ यहाँ पे हो जाएंगी तो वहाँ पे कार्य बदल जाता है। यानी कि अगर इनके बीच में थीटा कोण हो, लिखेंगे यदि बल तथा विस्थापन के मध्य थीटा कोण हो, तब अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण थीटा एंगल बन जा रहा है तो ये कोण की वजह से जो कार्य होगा उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। फिर फार्मूला क्या बनेगा, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जो आया है वह अनुपात है एक समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण भुजा के बीच का। कॉस थीटा क्या है, एक अनुपात किसके किसके बीच का, आधार और कर्ण के बीच का। अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, इस ट्रायंगल में यहाँ पे थीटा कोण हो और इस भुजा को हम आधार कहेंगे, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये भुजा कौन सी, कर्ण भुजा। और कोण का मान अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रकार के कोण हो सकते हैं। यहाँ पे जो थीटा लिखे हुआ ना वो थीटा कोण को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे कॉस में ये जो थीटा है स्पेशल कोण के लिए अलग अलग मान देता है। जैसे कि कॉस अगर हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर कॉस 30 डिग्री की हम बात करें तो उसकी वैल्यू होती है रूट में 3/2। अगर हम कॉस 45 डिग्री की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। और अगर हम बात करें कॉस 60 डिग्री के पहले तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। और अगर हम कॉस 90 डिग्री की बात करें, थीटा का मान 90 डिग्री होते ही जो आधार और कर्ण का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि कार्य अधिकतम तब होगा, कार्य अधिकतम तब होगा जब थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। यानी कि जब थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, तब कार्य कैसा होगा, तब कार्य अधिकतम होगा। और सेम कंडीशन चेंज होगी अगर लंबवत हो गया तब, यानी कि जब थीटा का मान कितना हो जाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब कार्य कैसा होगा, तब कार्य कैसा हो जाएगा, न्यूनतम। कार्य अधिकतम कब होगा, कार्य अधिकतम तब होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री और जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तब कार्य कैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पे आपने 1 रखा तो वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होती है। ये जो फार्मूला है वो थीटा का मान कितने के लिए है, थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए है। यानी कि जिस डायरेक्शन में बल लगाया गया है वस्तु भी उसी डायरेक्शन में विस्थापित हुई है। और यहाँ पे अगर आपने बल इस साइड में लगाया और वस्तु इस डायरेक्शन में चली गई तो इसका मतलब है कि वह उस दिशा में बल नहीं लगाया जिस दिशा में वस्तु गई है, वस्तु अलग डायरेक्शन में चली गई है, तब वहाँ पे कार्य का मान थोड़ा कम हो जाता है। जिस दिशा में फोर्स लगाया हो वस्तु भी उसी दिशा में जा रही है, तो ये जो विस्थापन है और बल का गुणनफल है वो सर्वाधिक होता है, उस टाइम पे कार्य की मात्रा अधिक होगी। कार्य की यूनिट आपको हमने बता दिया, कौन सा होगा, जूल होगा। 1 जूल की परिभाषा क्या होगी, 1 जूल की परिभाषा क्या होगी, तो 1 जूल का मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन का बल लगा है और वस्तु कितना विस्थापित हुई है, 1 मीटर। 1 जूल का मतलब 1 न्यूटन के बल द्वारा वस्तु का 1 मीटर विस्थापन।
यानी कि किसी 1 न्यूटन के बल के द्वारा वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो वह मान किसका होगा, 1 जूल का होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो 1 जूल बराबर क्या है, 1 न्यूटन के बल द्वारा वस्तु का 1 मीटर विस्थापन, यही बताता है कि 1 जूल क्या है। यहाँ पे सारे एंगल समझने के बाद आपको ये भी समझना है कि अगर कहीं पे वृत्तीय गति हो रही है, कहीं पर कौन सी गति हो रही है, वृत्तीय गति, अगर कोई वस्तु घूम रही है तो एक पॉइंट पे अगर हम अभिकेंद्र बल के द्वारा लगाए गए काम की बात करते हैं, कितना काम किया फोर्स लगा करके। अभिकेंद्र बल क्या होता है, केंद्र की ओर लगे बल को क्या कहा जाएगा, अभिकेंद्र बल। कोई वृत्तीय गति कर रहा है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। और केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे अपकेंद्र बल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अतः यहाँ पे अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है क्या, कितनी वैल्यू होगी, 0। यानी कि वृत्तीय गति करते हुए अगर किसी वस्तु के ऊपर केंद्र की ओर एक फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स ने कितना वर्क किया, उसको पकड़ के रखने में कोई वर्क नहीं किया। लंबावत यानी कि 90 डिग्री हुआ तो कार्य की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये स्पेशल कंडीशन है। और कार्य ऋणात्मक भी होता है। कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वस्तु इस डायरेक्शन में विस्थापित हो जाएगी तो इनके बीच में कोण कितना डिग्री का बन जाता है, 180 डिग्री का बन जाता है। 180 डिग्री का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी 0 डिग्री की, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वही cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। कितनी होती है, -1। यानी कि बल इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि यह कार्य कैसा है, ऋणात्मक है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाता हुआ कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक कार्य। आपके अध्याय के बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, फोर्स दिया है पहले 60 न्यूटन का विस्थापन 8 मीटर, और विस्थापन कितना होता है वहाँ पे, d, या फिर हम इसको s भी बोल सकते हैं, वो होता है 8 मीटर। विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता है, कंटिन्यू फोर्स काम करता है। जैसे कि एक वस्तु है यहाँ पे और इस वस्तु पर फोर्स काम कर रहा है। पहली सवाल है ये, कंटिन्यू फोर्स काम कर रहा है 60 न्यूटन का, और उसको विस्थापित कितना किया है, वो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित कर दिया है। कितना मीटर विस्थापित किया है, 8 मीटर विस्थापित किया है। और फोर्स कितना लगाया इसने, 60 न्यूटन। पूछा है कि कार्य कितना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू क्या तो होता है, फोर्स और मल्टीप्लाई बाई विस्थापन। तो ये फार्मूला है, तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स है 60 और जो आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो कितना है, 8। तो कितना वर्क काम किया गया, 8 का 6 में गुणा कर दो तो 480 जूल। कार्य कितना हो जाएगा, 480 जूल। ये पहले का हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, पूछा गया है कि कार्य किसे कहेंगे, मतलब कब कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। जब लगाया गया बल और विस्थापन दोनों का मान 0 ना हो तभी कार्य होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि कार्य हुआ है, अन्यथा हम ये कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। विस्थापन होना आवश्यक है। अगर विस्थापन हो रहा है किसी वस्तु पर बल लगाने पर तभी कार्य कहलाएगा, अन्यथा कार्य नहीं कहलाएगा। तो सेकंड में क्या आंसर लिखेंगे, जब वस्तु बल लगाने पर विस्थापित हो जाए, इस कंडीशन में हम कहेंगे कार्य हुआ है। दो कंडीशन में हम बोलेंगे कार्य नहीं हुआ है, जब लगाया गया बल का मान 0 होगा या फिर हुए विस्थापन का मान 0 होगा, तो इन कंडीशन में हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। कार्य कब हुआ है, जब वस्तु पर बल लगा और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो गई, उस कंडीशन में हम कहेंगे कार्य हुआ है। और जब ये हो जाएगा कि हाँ भैया देखो बल लगाया है 0 या फिर विस्थापन कितना हुआ है, बहुते बल लगा दिया है और विस्थापन 0 हुआ है, तो कार्य का मान कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं कहलाएगा। क्लियर है क्या इतना? किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखें। जब तीसरा क्वेश्चन दिया है कि जब लगाया गया बल और विस्थापन दोनों के बीच का कोण कितना जीरो हो जाए, बल की दिशा में विस्थापन हो जाए, तब कार्य। जब लगाया गया बल, मान लेते हैं कि इस वस्तु के ऊपर फोर्स लगाया गया और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तब थीटा का मान कितना हो जाएगा? जीरो होगा। जब थीटा का मान जीरो होगा तो कार्य का सूत्र डायरेक्टली क्या होगा? F × में S, क्योंकि अगर हम यहाँ पे cos थीटा लिखते हैं तो इस cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि cos जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। तो जो आपका व्यंजक बनेगा वो क्या बनेगा? F = F × S, ये फार्मूला बनेगा आपका। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जूल किसको बोलते हैं? एक जूल की परिभाषा बतानी है आपको। तो हम एक जूल की परिभाषा यही कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा कर के उसे 1 मीटर विस्थापित किया गया हो तो उस कार्य को हम बोलेंगे एक जूल। एक जूल की परिभाषा क्या होगी? 1 न्यूटन के बल से वस्तु का 1 मीटर विस्थापन, अगर ये कार्य हो रहा है 1 न्यूटन के बल से वस्तु का 1 मीटर विस्थापन हो रहा है, तब उसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? 1 जूल कहेंगे। 1 जूल का मतलब 1 मीटर विस्थापन हो और बल कितना लगाया गया हो? 1 न्यूटन लगाया गया हो। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी बल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य? चलो, दिया है कि 2 बैल हैं, खेत की लंबाई कितनी है? खेत की लंबाई दे रखी है 15 मीटर और जो लगाया गया बल है वो कितना दिया है? 140 न्यूटन। 2 बैल हैं, एक हल के द्वारा खेत जोत रहे हैं, फोर्स लगाए हैं कितना? 140 न्यूटन का, और खेत की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। तो बोला गया है कि उस लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया जाएगा। तो खेत को लंबाई को जोतने में किया गया अगर कार्य हम निकालेंगे, चूँकि क्षैतिज जुताई हो रही है, जुताई कैसी होती है? क्षैतिज, एकदम सीधे जाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में जुताई होगी। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा आपका कार्य W बराबर F कितना? 15, और विस्थापन कितना होगा? यह 15 नहीं है, विस्थापन है ये, और बल कितना है? 140। गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? W बराबर 15 का गुणा कर दें 14 में तो 15 चौका 60, यानी कि 210 और 1 0 और 2100 जूल कार्य किया जाएगा। कार्य कितना किया जाएगा? 2100 जूल। अगर किसी क्षैतिज डायरेक्शन में काम होता है तो वहाँ पे Fs से काम हो जाता है, वहाँ पे थीटा का मान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि थीटा 0 डिग्री का मान कितना होगा? ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है? आपके अंदर अगर है तो आप बता दो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। एनर्जी का मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। सीधा एक लाइन में डिफिनीशन है, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कही जाती है। कुछ बालकों के पास एनर्जी ज़्यादा हो गई है, अमित की ऊर्जा। एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब सिंपल, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसकी जो क्षमता होती है उसके पास, उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। डिफिनीशन से लिख लेंगे इसकी। कार्य करने की क्षमता, न कि बतियाने की, कार्य करने की क्षमता। हाँ बिल्कुल सही, बतियाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं बतियाओगे अभी, ठीक है? अंशु को समझा लिए आप, ठीक है? इधर देखो, ऊर्जा का मतलब क्या? कार्य करने की क्षमता। और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं,
अनेक सोर्सों से, जैसे कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, बल्ब से एनर्जी प्राप्त होती है, जल से एनर्जी प्राप्त हो सकती है आपकी। तो ऊर्जा के अगर विभिन्न स्वरूपों की बात करें हम, तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या हो सकते हैं? ऊर्जा के स्वरूप देख लेते हैं। लगभग 7-8 प्रकार के स्वरूपों को हम जिक्र करेंगे यहाँ पे, आप समझना उसको। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है पहला, वो है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब ये होता है वस्तु के आकार के द्वारा जो काम किया जाता है, गति के कारण जो काम किया जाता है, स्थिति कारण जो उसकी ऊर्जा होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की? एक स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब यह होता है वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है। वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा। वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का मतलब क्या? गति के कारण ऊर्जा। गति करने से उत्पन्न ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? गतिज ऊर्जा। दोनों को दोनों किसके स्वरूप हैं? यांत्रिक ऊर्जा का स्वरूप है, मैकेनिकल एनर्जी का। सेकंड की अगर हम बात करें, दूसरी एनर्जी की जो फॉर्म है वो कौन सी है? तो है उष्मीय ऊर्जा। दूसरे नंबर पर हम क्या लिख सकते हैं? उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा मतलब थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर जल रही है, जलने के बाद जो एनर्जी हमें प्रदान करती है, वो जलने के बाद में जो हीट निकलता है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे को देख करके जलते हैं। तो जो बच्चे दूसरे को देख करके जलते हैं, उसके अंदर जो उनके अंदर ऊर्जा आती है ना, उसके बाद वो ऊर्जा उनके पढ़ाई में काफ़ी योगदान करती है, ताकि जल भून करके उससे ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। तो इस प्रकार की ऊष्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? उष्मीय ऊर्जा। ठीक है। थर्मल एनर्जी, जलने से प्राप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं हम लोग? उष्मीय ऊर्जा। इसमें आप जैसे कि डीजल का यूज करके डीजल जलाते हो, पेट्रोल जलाओ, तो एनर्जी वो देता है आपको, या फिर किसी लकड़ी को जला लो, एनर्जी मिल जाएगी। तो इस प्रकार की ऊष्मा को क्या बोलते हैं? किसी चीज़ के जलने से प्राप्त ऊष्मा उष्मीय ऊर्जा होगी। तो जो ऊष्मा निकलेगी उसी को ऊर्जा कहते हैं। हाँ, वो ऊष्मा होगी, उसी को ऊर्जा कहेंगे। आपका क्वेश्चन अच्छा था बालिका। जो तीसरा फॉर्म है ऊर्जा का, ये जलने से केवल ऊष्मा ही नहीं निकलती, प्रकाश भी बाहर आता है। प्रकाश से नाम याद आया हमको प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का मतलब कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा। अगर कहीं पर कोई बल्ब जल रहा है, लालटेन जल रही है, या फिर सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश ऊर्जा। दिखाई देती है इसकी सहायता से। इस ऊर्जा की सहायता से हम क्या कर पाते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। बल्ब, तारे,
सूर्य, इन सब से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या बोलते हैं? बिल्कुल, तारे की वजह से भी रोशनी होती है, भले कम ही होती है, होती तो है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हाँ तारे की वजह से रोशनी नहीं होती? अगली जो ऊर्जा है, चौथा प्रकार ऊर्जा का, वो कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, सदिज ऊर्जा हो गया, उष्मीय, प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है कि रासायनिक विधियों के द्वारा जिनसे ऊर्जा मिले हमें, जैसे कि आप पेट्रोल डीजल की जलाने की बात कर दिए, तो पेट्रोल डीजल को जलाने के बाद जो एनर्जी मिलती है, हीट भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है, तो जलने के कारण जहाँ से एनर्जी मिलती है तो उस ऊर्जा के स्रोत को हम लोग केमिकल एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं, और उस प्रकार की ऊर्जा को क्या बोलेंगे हम? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा, इसी को बोले, जैसे कि जलने की अभिक्रिया है, दहन की अभिक्रिया है, तो उस दहन की अभिक्रिया में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। आपने परिवर्तन पढ़ा है, रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई परिवर्तन ऐसा हो कि नया पदार्थ का निर्माण हो जाए, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो सेम वही चीज़ है, रासायनिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसी को बोलेंगे हम लोग रासायनिक ऊर्जा। जैसे कि डीजल इंजन से जो ऊर्जा निकलती है या फिर पेट्रोल इंजन से जो ऊर्जा निकलती है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया मतलब जला कर के ही ऊर्जा निकलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। लिख सकते हैं इसमें, डीजल, पेट्रोल इंजनों से प्राप्त की गई ऊर्जा। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के अंदर जब पेट्रोल जलते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। पांचवा जो ऊर्जा है वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये केमिकल लिख लेंगे यहाँ पे इंग्लिश में। विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब होता है कि विद्युत से प्राप्त ऊर्जा, जैसे कि डायनमो ऊर्जा देता है आपको, डायनमो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से जो आप काम करते हो। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता क्या है, देखिए जो ऊर्जाएं होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है हमको, जैसे कि मोटर हो गया, मोटर नहीं, मोटर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। अगर हम जनरेटर और सेल की बात कर लें, विद्युत सेल या फिर विद्युत जनित्र की, तो लिख सकते हैं उसके बारे में, विद्युत जनित्र व विद्युत सेल से प्राप्त ऊर्जा। इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं हम? विद्युत ऊर्जा। और अगर हम बात करें अगले ऊर्जा की, तो अगला है जो आपका वो है विद्युत ऊर्जा हो गया नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी जब ढेर सारे परमाणुओं का इस्तेमाल करके नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन कराया जाता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा रिएक्टर हो गया, उस रिएक्टर में किसी भी समस्थानिक को डाल करके अगर उसमें नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन कराया जाता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो नाभिक के टूटने से जो ऊर्जा मिलती है या फिर नाभिक के जुड़ने से जो ऊर्जा मिलती है उसी को बोलते हैं हम लोग नाभिकीय
ऊर्जा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? नाभिकों के विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा। नाभिकों के जुड़ने से या फिर नाभिकों के टूटने से जो परमाणु भट्टियाँ होती हैं वो हमें एनर्जी प्रदान करती हैं, उन्हें बनाया जाता है इसीलिए ताकि ऊर्जा की कमी को, ऊर्जा के संकट को दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे नाभिकीय ऊर्जा। जो 7वां ऊर्जा का प्रकार है वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है, रेडिएशन के रूप में जो प्रकाश किरणें आती हैं वो हीट भी लेके आती हैं, प्रकाश भी लेके आती हैं। तो इस प्रकार से जो सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। तो इसका सिंपल है कि और दुनिया में जितनी भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं वो सब के सब किससे संबंधित हैं? सौर ऊर्जा से संबंधित हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है धरती पे? सूर्य है। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है? सौर ऊर्जा। और सूर्य के बारे में आप कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। सौर ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा, लास्ट कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है? साउंड एनर्जी का मतलब ये होता है कि ध्वनि से प्राप्त ऊर्जा, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, उससे जो है किसी व्यक्ति के बोलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो डायरेक्ट इसमें रेडियो, लाउड स्पीकर से प्राप्त ऊर्जा, रेडियो, लाउड स्पीकर से प्राप्त ऊर्जा। इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी या फिर ध्वनि ऊर्जा। और ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा के फॉर्म में सौर ऊर्जा सबसे बेहतरीन ऊर्जा है। कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो रीन्यूएबल हैं और कुछ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूज करो और थ्रो कर दो, वो हमें पोल्यूशन भी ज़्यादा देती हैं वो। तो हम लोग नॉन रीन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग ना करके अगर रीन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो ऊर्जा का स्वरूप, ऊर्जा किसको बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को। कार्य करने की जो क्षमता होगी उसी को हम लोग ऊर्जा बोलेंगे। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। ये ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं जो कि विभिन्न प्रकार के सोर्सों से मिलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मशीन से मिल सकती है, व्यक्ति के काम करने से मिल सकती है, वस्तु की स्थिति से मिल सकती है। उसमें ऊर्जा किसी, जैसे कि डीजल इंजन काम करते हैं तो वहाँ से हीट बाहर निकलता है। कौन सी चीज़ बाहर निकलती है? हीट बाहर निकलती है। तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन से जो हीट हमें प्राप्त होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें ऊर्जा बोलते हैं। प्रकाश ऊर्जा, किसी चीज़ के जलने से जो रोशनी मिलती है हमें, जो बल्ब होता है वो हमें प्रकाश ऊर्जा देता है। ट्यूबलाइट हमें प्रकाश ऊर्जा देती हैं। जुगनू, तारे, सूर्य, ये सबसे हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? प्रकाश ऊर्जा मिलती है। अगर बात करें रासायनिक ऊर्जा की, तो किसी चीज़ के जलने से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, केमिकल रिएक्शन से, जैसे डीजल जलता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, डीजल में कार्बन की दहन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तब जाकर हमको ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। डीजल, पेट्रोल के जलने से इंजन हमें ऊर्जा देते हैं। तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल से प्राप्त ऊर्जा, अगर इंजन का इस्तेमाल हम ना भी करें तो भी चल जाएगा। इंजन के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जलते हैं डीजल, पेट्रोल, तब जाकर हमको ऊर्जा मिलती है।
विद्युत ऊर्जा क्या होती है? जनित्र और सेल से प्राप्त ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस से प्राप्त ऊर्जा हमें होती है, आवेश के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा होती है, उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जनित्र से मिलती है और जनित्र के साथ साथ में किससे मिलती है? विद्युत सेल से मिलती है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो नाभिकीय ऊर्जा है, वो परमाणु के नाभिकों के टूटने से या फिर जुड़ने से मिलता है। जैसे कि न्यूट्रॉन का भी खंडन करा दिया गया, कोई नाभिक तोड़ दिया गया, यूरेनियम का भी खंडन कराया जाता है, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, आखिर ये सब दोनों इसी ऊर्जा पर कार्यरत बम है। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग? सौर ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा किसको बोलते हैं? जो लाउड स्पीकर है, रेडियो है, इन सब से प्राप्त जो एनर्जी है, किसी व्यक्ति को बोलने से जो प्राप्त एनर्जी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं साउंड एनर्जी। और सौर ऊर्जा धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और सभी ऊर्जाएं किसी न किसी प्रकार से किससे कनेक्टेड हैं? सूर्य से कनेक्टेड हैं।